हैरी पॉटर सीरीज की 7वीं और आखिरी किताब डेथली हैलोज पर आज हम गहराई से बात करने वाले हैं। ये वो किताब है जो एक पूरी पीढ़ी के बचपन का अंत थी, ग्रैंड फिनाले जहां सब कुछ दांव पर लगा था। बिल्कुल। और हमारे पास जो विश्लेषण है वो सिर्फ कहानी को दोहराएगा नहीं। आज का मकसद ये समझना है कि जेके रॉलिंग ने इतने सालों से बुनी गई इस दुनिया को मतलब एक इतना दमदार और संतोषजनक अंत कैसे दिया। हाँ, ये सिर्फ एक किताब नहीं, एक इमोशनल सफर का क्लाइमैक्स है। सही कहा। तो चलिए इस जादू, दोस्ती और बलिदान की दुनिया में फिर से उतरते हैं और देखते हैं कि डेथली हैलोज आज भी इतनी खास क्यों है। शुरुआत करते हैं कहानी के सबसे बड़े बदलाव से। ये किताब हॉगवर्ट्स में शुरू ही नहीं होती, है ना। और यही इसका सबसे बड़ा मतलब जीनियस स्ट्रोक है। हॉगवर्ट्स हमेशा से एक सेफ हेवन, एक सुरक्षित किला रहा था। सही। उस किले को कहानी से हटाकर रॉलिंग ने हैरी, रॉन और हरमाइनी को और हम पाठकों को भी सीधे जंग के मैदान में फेंक दिया। हाँ, वो अब बच्चे नहीं रहे। नहीं, वो भगोड़े सैनिक बन चुके हैं। बिल्कुल। उनका मिशन साफ है, वोल्डेमॉर्ट की होर्क्रक्स को ढूंढो और नष्ट करो। लेकिन ये मिशन सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। आसान तो बिल्कुल नहीं है। और हमें ये समझना होगा कि होर्क्रक्स सिर्फ जादुई चीजें नहीं हैं। ये वोल्डेमॉर्ट की आत्मा के टुकड़े हैं जो उसने हत्या जैसे घिनौने काम करके बनाए हैं। तो जब तिकड़ी इन होर्क्रक्स को नष्ट कर रही है, वो असल में वोल्डेमॉर्ट की इंसानियत के बचे कुचे टुकड़ों को मिटा रही है। ये तो एक बहुत ही डार्क और गहरा कॉन्सेप्ट है। बहुत ज्यादा। और इसी डार्क माहौल में एक और रहस्य सामने आता है, डेथली हैलोज की कहानी। हाँ, द टेल ऑफ द थ्री ब्रदर्स। 3 जादुई चीजें, एल्डर वैंड यानी सबसे शक्तिशाली छड़ी, रिजरेक्शन स्टोन जो मरे हुओं को वापस ला सकता है, और इनविजिबिलिटी क्लोक जो मौत से छिपा सकता है। और यहाँ कहानी में एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ आता है। बिल्कुल। हैरी के सामने एक दुविधा खड़ी हो जाती है। क्या वो डंबलडोर के दिए मिशन यानी होर्क्रक्स को नष्ट करने पर ध्यान दे, या फिर इन हैलोज को हासिल करके मास्टर ऑफ डेथ बनने की कोशिश करे। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। एक तरफ है जिम्मेदारी और दूसरी तरफ है लालच, एक ऐसा पावर पाने का जो शायद वोल्डेमॉर्ट को भी हरा दे। और यही दुविधा कहानी के बीच के हिस्से को बहुत ज्यादा तनावपूर्ण बना देती है ना? बिल्कुल। वो सिर्फ वोल्डेमॉर्ट से नहीं लड़ रहे हैं, वो अपने अंदर के लालच और डर से भी लड़ रहे हैं। और ये सब कुछ एक महायुद्ध में खत्म होता है, हॉगवर्ट्स की लड़ाई। वो लड़ाई जहां अच्छे और बुरे की जंग आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचती है। इस जंग ने कहानी के साथ साथ किरदारों को भी हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और इस बदले हुए माहौल का सबसे ज्यादा असर तो किरदारों पर ही पड़ा। हैरी पॉटर को ही ले लीजिए। इस किताब में वो द चोजन वन के टैग से जूझता हुआ एक लड़का नहीं है। नहीं, अब वो एक लीडर है, एक ऐसा लीडर जो मुश्किल फैसले ले रहा है। पिछली किताबों में हैरी हमेशा दूसरों के भरोसे रहता था, डंबलडोर उसके दोस्त। लेकिन अब डंबलडोर नहीं रहे और सारा बोझ उसी के कंधों पर है। उसे ये समझना पड़ता है कि कुछ लड़ाइयां अकेले ही लड़नी पड़ती हैं। और उसका सबसे बड़ा विकास तब होता है जब वो बलिदान का असली मतलब समझता है, जब उसे पता चलता है कि उसे मरना होगा और वो उसे स्वीकार कर लेता है। हाँ। वो सीन जब वो फॉरबिडन फॉरेस्ट की तरफ जा रहा होता है, वो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। ये पूरी सीरीज का शायद सबसे शक्तिशाली पल है। वो मौत को गले लगाने जा रहा है और यही चीज उसे वोल्डेमॉर्ट से बिल्कुल अलग बनाती है। लेकिन हैरी अकेला नहीं था। हरमाइनी और रॉन के बिना वो ये सफर कभी पूरा नहीं कर पाता। बिल्कुल नहीं। हरमाइनी तो इस तिकड़ी की रीढ़ की हड्डी है। इस किताब में उसकी वफादारी और बुद्धिमानी की असली परीक्षा होती है। हाँ, और वो भी बिल्कुल शुरुआत से ही। अपने माता पिता की यादें मिटाने का फैसला। कोई सोच सकता है कि एक टीनेजर के लिए ये कितना मुश्किल रहा होगा। बहुत ज्यादा। वो एक अविश्वसनीय बलिदान है। वो अपना सब कुछ पीछे छोड़ देती है सिर्फ हैरी की मदद करने के लिए। वो ग्रुप की प्लानर है, रिसर्चर है। और जब बाकी दोनों हिम्मत हार जाते हैं तो वही उन्हें जोड़े रखती है। सही कहा। उसकी इमोशनल स्ट्रेंथ कमाल की है। और रॉन वेज़ली, रॉन का किरदार हमेशा से थोड़ा इनसिक्योर रहा है। वो हमेशा हैरी के साये में रहता है और इस किताब में उसकी ये असुरक्षा चरम पर पहुंच जाती है। हाँ, बिल्कुल। जब वो लॉकेट हॉर्क्रक्स के असर में आकर ग्रुप छोड़कर चला जाता है, वो पल दिल तोड़ने वाला होता है। लेकिन उसका वापस आना और भी ज्यादा असरदार है। वो अपनी कमजोरियों का सामना करता है, उन्हें स्वीकार करता है और एक ज्यादा मजबूत और वफादार दोस्त बनकर लौटता है। जब वो तलवार से होर्क्रक्स को नष्ट करता है तो वो सिर्फ वोल्डेमॉर्ट की आत्मा का एक टुकड़ा नहीं बल्कि अपने अंदर के राक्षसों को भी मार रहा होता है। क्या बात कही है।
बिल्कुल यही। तीनों का विकास वाकई कमाल का है। लेकिन एक किरदार ऐसा है जिसके बारे में बात किए बिना ये चर्चा अधूरी है। वो किरदार जिसने 7 किताबों तक हमें कंफ्यूज रखा। सेवरस स्नेप। सेवरस स्नेप, द प्रिंसेस टेल चैप्टर। मुझे लगता है कि ये पूरी सीरीज का सबसे बेहतरीन लिखा गया चैप्टर है। एक ही झटके में स्नेप का पूरा किरदार, जिसे हम एक विलेन, एक धोखेबाज समझ रहे थे, पूरी तरह से बदल जाता है। हाँ, पूरी तरह से। वो सीन जब हैरी पेंसिव में स्नेप की यादें देखता है, वो एक मास्टर क्लास इन स्टोरी टेलिंग है। हमें पता चलता है कि स्नेप ने जो कुछ भी किया वो लिली पॉटर के लिए उसके प्यार की वजह से किया। उसकी नफरत, उसका गुस्सा, सब एक दिखावा था। और आकर्षक बात यह है कि वो कोई संत नहीं बन जाता। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो एक जटिल ग्रे कैरेक्टर ही रहता है। उसने हैरी को बुली किया, वो डार्क आर्ट से आकर्षित था, लेकिन अंत में उसने सही चुनाव किया। उसने सबसे बड़ा बलिदान दिया, वो भी बिना किसी क्रेडिट की उम्मीद के। स्रोत भी इस बात पर जोर देते हैं कि स्नेप का रहस्य उद्घाटन सिर्फ एक ट्विस्ट नहीं है, ये पूरी कहानी के विषयों को एक साथ जोड़ता है। और इन्हीं विषयों पर अब बात करते हैं। ये किताब सिर्फ जादू टोने और लड़ाइयों के बारे में नहीं है। इसके मूल में कुछ बहुत गहरे सवाल हैं, जैसे शक्ति बनाम प्रेम। ये तो सीरीज का केंद्रीय विषय है। वोल्डेमॉर्ट शक्ति का भूखा है। उसके लिए शक्ति का मतलब है दूसरों पर नियंत्रण, मौत पर विजय। हाँ, वो एल्डर वैन के पीछे भागता है क्योंकि उसे लगता है कि वही उसे अजय बनाएगी। लेकिन किताब बार बार दिखाती है कि असली ताकत प्यार में है। हैरी की माँ का प्यार, जिसने उसे बचपन में बचाया। स्नेप का लिली के लिए प्यार, जिसने उसे डंबलडोर का साथ देने पर मजबूर किया। और हैरी का अपने दोस्तों के लिए प्यार, जिसकी वजह से वो हॉगवर्ट्स वापस लौटता है। बिल्कुल। वोल्डेमॉर्ट इस ताकत को कभी समझ ही नहीं पाया। वो इसे एक कमजोरी मानता था। और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। सबसे बड़ी गलती। हैरी का सबसे बड़ा हथियार कोई मंत्र नहीं, बल्कि उसकी प्यार करने की क्षमता थी। इससे जुड़ा एक और विषय है, मौत का डर। वोल्डेमॉर्ट मौत से इतना डरता है कि वो अपनी आत्मा को टुकड़ों में बांट देता है, बस अमर होने के लिए। और यही विडंबना है, मौत से भागने की कोशिश में वो असल में जीना ही छोड़ देता है। वो प्यार, दोस्ती, खुशी कुछ भी महसूस नहीं कर सकता। वो बस एक खोखला इंसान बनकर रह जाता है। दूसरी तरफ हैरी है, जो अंत में मौत को एक पुराने दोस्त की तरह स्वीकार कर लेता है। बिल्कुल। द टेल ऑफ द थ्री ब्रदर्स में भी यही सिखाया गया था। तीसरा भाई मौत का स्वागत करता है और शांति से चला जाता है। हैरी वही तीसरा भाई बन जाता है। और उसका मौत को स्वीकार करना ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है, क्योंकि वो मरने को तैयार है, इसलिए वोल्डेमॉर्ट उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक विचार है। असली महारत मौत से भागने में नहीं, बल्कि उसे जीवन के एक हिस्से के रूप में स्वीकार करने में है। और तीसरा विषय जो डंबलडोर ने हमें सिखाया था, इट इज आवर चॉइसेस हैरी दैट शो व्हाट वी ट्रूली आर फार मोर देन आवर एबिलिटीज। यानी हमारी काबिलियत नहीं, हमारे चुनाव हमें बनाते हैं। ये थीम तो पूरी कहानी में बार बार सामने आती है। स्नेप ने प्यार को नफरत के ऊपर चुना। डंबलडोर ने खुद अपनी जवानी में सत्ता के लालच को ठुकराया था। और हैरी हर मोड़ पर आसान रास्ते के बजाय सही रास्ता चुनता है। किताब ये बताती है कि हम सब में अच्छा और बुरा दोनों होता है, लेकिन हम क्या बनने का फैसला करते हैं वही सबसे ज्यादा मायने रखता है। अच्छा, अब जरा किताब की लेखन शैली और उसके अच्छे बुरे पहलुओं पर बात करते हैं। स्रोत में साफ लिखा है कि इसका टोन पिछली किताबों से बहुत अलग है। हाँ, ये एक स्कूल एडवेंचर से निकलकर एक वॉर सर्वाइवल नॉवल बन जाती है। भाषा ज्यादा गंभीर है, गति बहुत तेज है और माहौल बहुत ही निराशाजनक और डार्क है। हाँ, इसमें एक मनोवैज्ञानिक गहराई है। आप किरदारों के डर, उनकी हताशा को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल। और इसकी सबसे बड़ी खूबी तो इसका इमोशनल क्लाइमैक्स ही है। हॉगवर्ट्स की लड़ाई, फ्रेड की मौत, स्नेप का सच, एक के बाद एक ऐसे पल आते हैं जो पाठक को पूरी तरह से झकझोर देते हैं। सालों से बनाए गए रहस्य सुलझते हैं और किरदारों का सफर एक बहुत ही संतोषजनक मोड़ पर आकर खत्म होता है। लेकिन कुछ कमजोरियों का भी जिक्र है। कई पाठकों को किताब का बीच का हिस्सा, जब तीनों जंगल में भटक रहे होते हैं, वो थोड़ा धीमा लगता है। हाँ, ये एक कॉमन शिकायत है। ऐसा लगता है जैसे कहानी कहीं रुक सी गई है। मुझे भी पहली बार पढ़ते हुए ऐसा लगा था। लेकिन क्या वो हिस्सा जरूरी नहीं था? वो उनकी निराशा, उनके अकेलेपन को दिखाने के लिए जरूरी था। ये भी एक नजरिया है। वो दिखाता है कि बिना किसी सहारे के, सिर्फ एक मिशन के भरोसे उनका रिश्ता कैसे टूटने की कगार पर आ जाता है। रॉन का छोड़कर जाना तभी इतना असरदार लगता है। मैं सहमत हूँ।
वो हिस्सा किरदारों के विकास के लिए जरूरी था, भले ही प्लॉट आगे में बढ़ रहा हो। एक और आलोचना ये है कि इसका डार्क टोन उन लोगों को शायद पसंद ना आए जिन्हें शुरुआती किताबों की वो जादुई हल्की फुल्की दुनिया पसंद थी। ये तो है, ये निश्चित रूप से बच्चों की किताब नहीं है। नहीं, लेकिन शायद यही इसका मकसद था। हम पाठकों ने भी तो हैरी के साथ बड़े होते हुए सफर तय किया था, कहानी का भी हमारे साथ परिपक्व होना जरूरी था। सही बात है। इन छोटी मोटी कमियों के बावजूद स्रोत इसे 5 में से 4.8 की शानदार रेटिंग देते हैं। इसे आधुनिक फैंटेसी साहित्य के सबसे प्रतिष्ठित अंत में से एक माना जाता है। बिल्कुल, ये एक शक्तिशाली, भावनात्मक और एक बेहद संतोषजनक अंत है जो एक पूरी पीढ़ी की उम्मीदों पर खरा उतरा। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि डेथली हैलोज सिर्फ एक सीरीज का अंत नहीं है, ये कहानी का परिपक्व होना है जो हमें प्यार, बलिदान और सही चुनाव करने की ताकत के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। और ये किताब पाठकों के लिए एक बहुत ही दिलचस्प विचार छोड़ जाती है। कहानी हमें अमरता या शक्ति पाने के 2 रास्ते दिखाती है। एक है होर्क्स का रास्ता, अपनी आत्मा को तोड़कर, दूसरों को मारकर मौत से भागने की कोशिश। और दूसरा है हैलोज का रास्ता। हाँ, हैलोज का रास्ता, मौत को समझने, उसे स्वीकार करने और उस पर महारत हासिल करने की कोशिश। डंबलडोर ने भी कहा था कि असली मास्टर ऑफ डेथ वो नहीं जो अमर है, बल्कि वो है जो मौत को स्वीकार करता है। तो सोचने वाली बात यह है कि असली ताकत किसमें है, मौत से भागकर एक अधूरी जिंदगी जीने में, या उसे जीवन का एक स्वाभाविक हिस्सा मानकर एक पूरी और सार्थक जिंदगी जीने में। वोल्डेमॉर्ट और हैरी के चुनाव हमें इसका जवाब दे जाते हैं।